नमस्कार। देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं प्राची मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। टोटल आज हमारे पास 5 टॉपिक्स है। सबसे पहला है भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो जानेंगे ये क्या है। दूसरा है 16वें वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कौन कौन से सदस्य हैं जिनको नियुक्ति किया गया है, इनके नाम जानेंगे हम। तीसरा है भारत में 5 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। पहले 75 थे, अब कितने हो गए हैं? 80 हो गए हैं। चौथा है युवा वैज्ञानिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम और अंत में है 1 जिला 1 उत्पाद संपर्क कार्यक्रम। शुरुआत कर लेते हैं अपनी पहली न्यूज से। क्या है कि भारतीय जनसंचार संस्थान डीम्ड IIMC, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद क्या चेंजमेंट हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में? तो देखिए, जब तक किसी यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक वो डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो आपको नहीं प्रदान कर सकती है। लेकिन जैसे ही उस यूनिवर्सिटी के पास डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा होगा वो आपको डॉक्टरेट, यानी कि अगर आप PhD कर रहे हो वहां से, उस संस्थान से आप PhD कर सकते हो और वो आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर सकती है। तो यही हुआ है किसके साथ? IIMC के साथ। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है। तो विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत इसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। अब ये जो आपका IIMC है इसके 5 सेंटर्स हैं। कहां पर ये 5 सेंटर्स हैं, और ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है इन 5 सेंटर्स पर लागू होगा, यानी कि अब ये 5 सेंटर्स आपको डॉक्टरेट की उपाधि दे सकते हैं। IIMC नई दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर, अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है, आइजोल मिजोरम का, कोट्टायम केरल का और डेकनाल ओडिशा स्थित इसके 5 क्षेत्रीय परिसरों पर भी ये जो चेंजमेंट है वो लागू हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद IIMC अब डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान कर सकता है, जो कि पहले बार नहीं कर सकता था। थोड़ा सा बात कर लेंगे हम भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के बारे में। IIMC भारत में जनसंचार के प्रशिक्षण, अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक अग्रणी संस्थान है। तो जो लोग इसमें जनसंचार में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1965 को की गई थी। इसमें भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा संचालित है? भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा है, या भारतीय सूचना सेवा IIS के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी भी है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सेकेंड न्यूज है क्या कि 16वीं वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कौन से नए सदस्य हैं जो नियुक्ति किए गए हैं, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी से तो ये जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, आपको ये पॉइंट यहाँ पर पता चल गया कि राष्ट्रपति की मंजूरी से ही किए जाते हैं। ठीक है, इससे निम्नलिखित लोगों को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन कौन से लोग हैं ये? सबसे पहले हैं अजय नारायण झा, इनको नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यूज। तीसरे हैं डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष एंड फोर्थ है डॉक्टर सौम्यकांति घोष। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया है। आगे बात कर ले, 16वें वित्त आयोग का गठन वर्ष 2023 में किया गया था। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और अब यह अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएंगे, यानी कि ये 2025 तक इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। इसके पश्चात इनकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू हो जाएंगी। तो अभी ये 5 वर्षों की अवधि के लिए है, कब से? 2025 तक है। इसके बाद देन फिर चेंजमेंट होगा 1 अप्रैल 2026 तक। देन फिर इनकी आगे नेक्स्ट जो 5 वर्षीय अवधि है वो चालू हो जाएगी 1 अप्रैल 2026 से। चलिए आगे बात कर लेते हैं अब वित्त आयोग के बारे में। तो यह एक संवैधानिक तथा अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, और अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी जो स्थापना है वो संघ और राज्य सरकार किस उद्देश्य से करती हैं? क्योंकि इनके बीच जो राजस्व का आवंटन होता है, ठीक है, उनके बंटवारे के लिए इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसका गठन किया जाता है। यह अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछे या स्टेटमेंट में वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न आए कि डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं,
तो देते हैं सीधे राष्ट्रपति को। अगर वहां पे एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है तो आपका राइट होगा। ठीक, तो आपने वित्त आयोग के बारे में जान लिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत आता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब भारत के 5 नए रामसर स्थल की कि कहां कहां ये नए रामसर स्थल आपके बनाए गए हैं, घोषित किए गए हैं। भारत में 5 और वेटलैंड्स को रामसर स्थलों यानी कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के रूप में नामित कर दिया गया है। कौन कौन से हैं ये? तो सबसे पहले है अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। कहां पर है ये? आपका कर्नाटका में है। दूसरा है अघनाशिनी एसेंचुरी, ये कहां पे है? ये भी कर्नाटका में है, इसको भी घोषित कर दिया गया है। तीसरा है आपका मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, दैट इज ऑल्सो इन कर्नाटका। एंड आपका है कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये आपका तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, ये भी आपका कहां पे है? तमिलनाडु में। आप तो देखोगे तो ये साउथ में ही है। इन्हीं को क्या बनाया गया है? नया आपके वेटलैंड जो रामसर स्थल है वो घोषित किए गए हैं। पहले कितने थे भारत में? पहले थे 75 और एड ऑन कर दिए गए 5, द टोटल इज 80। तो टोटल इज 80। अब कितने हैं आपके पास? 80 रामसर स्थल हैं। ठीक है, मुझे इतनी ही मैथ्स आती है कि मैं आपको इतना ही पढ़ा सकती हूँ। 75 + 5 = 80। चलिए, तो ये तो था मजाक की बात। आगे देख लेते हैं। देश में अब रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 75 से बढ़कर के कितनी हो गई है? 80 हो गई है। आपसे अब क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा कि जो लास्ट में न्यू ऐड किए गए रामसर स्थल वो कौन से हैं? तमिलनाडु से पूछ लेगा जो अभी न्यूली एडेड रामसर स्थल है वो कौन सा है। कर्नाटक से पूछ लेगा आपका कि न्यूली एडेड जो आपका रामसर स्थल है कौन सा है। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछेगा कि 78th जो आपका रामसर स्थल है वो कौन सा है, 79th रामसर स्थल कौन सा है। स्टेट एग्जाम में इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या तमिलनाडु में है, दैट इज 16। और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10 है। तो याद रखिएगा, यूपीपीसीएस का एग्जाम आपका आने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। आप युवा वैज्ञानिक प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम की तो देखते हैं कि ये कौन चला रहा है और क्या महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम IIMV ने 29 जनवरी 2024 को युवा वैज्ञानिक प्रवेश परीक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम द्वारा शुरू किया गया है ये प्रोग्राम। तो ये याद रखिएगा। इसकी शुरुआत क्षमता निर्माण आयोग CBC ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के सहयोग से की है। बात कर लेते हैं आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है और क्यों इसको चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, परियोजनाओं, उत्पादों और लोगों के प्रबंधन में युवा वैज्ञानिकों और विज्ञान प्रशासकों की क्षमताओं को निखारना है। ठीक है, प्रतिभागियों के बीच विचारों के परस्पर आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अवधारणाओं के लिए व्यवहारिक विवरण भी प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। आगे बात करेंगे कार्यात्मक, व्यवहारिक और डोमेन कौशल को भी इससे क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ इसको चलाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं आपकी न्यूज कौन सी है। तो है एक जिला एक उत्पाद संपर्क कार्यक्रम। आपने देखा होगा वन नेशन वन प्रोडक्ट आया था। इसके बाद आपकी एक और स्कीम आई, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसके तहत प्रत्येक जिले में जो उत्पाद बहुत ही ज्यादा फेमस हैं या फिर उस क्षेत्र में विख्यात हैं, लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग करना है, उनकी ब्रांडिंग करना है और उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना है। इससे हमें फायदा क्या होगा या फिर हमारे देश को फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि उस एरिया में जिस उत्पाद का उत्पादन हो रहा है वो किसी से भी संबंधित हो सकता है। वो आपका फूड से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका हैंडलूम से रिलेटेड हो सकता है, वो आपका क्राफ्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो इसकी मार्केटिंग की जाएगी, ब्रांडिंग की जाएगी। और जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाएगी तो ऑफकोर्स उसको एक बड़े लेवल पर बनाया जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, श्रम चाहिए। श्रम कहाँ से मिलेगा? जो वहाँ के आसपास के लोग होंगे वही श्रमिक उपलब्ध कराएंगे, यानी कि उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा। जब लोगों के पास रोजगार आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जब उनकी परचेजिंग पावर ऑफ कोर्स बढ़ेगी तब वो क्या करेंगे? मार्केट में क्या है? सामान खरीदेंगे। तो वहां के जो मार्केट है उसमें भी ऑफ कोर्स बढ़ोतरी आएगी। तो इससे क्या होगा? उनका जो एक लेवल है स्टैंडर्ड, जिस पर अभी मान लीजिए वो 100 रुपए में अभी अपना गुजारा कर रहे थे, कल को उनका लेवल 500 का हो जाएगा, उसके बाद 1000 का हो जाएगा, 2000 का। तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजमेंट आएगा कि मुझे इस सामान की जरूरत है, मुझे ये सामान भी चाहिए। तो
इससे तो तीन नहीं बहुत सारे फायदे होंगे। क्या? एक तो उस वहां का जो क्षेत्र है वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा ये होगा जब रोजगार मिलेगा तो आसपास के और भी फूड इंडस्ट्रीज हैं वो भी बिल्ड होंगी। रिक्शा है, लोगों को आना जाना है तो ट्रांसपोर्ट है वो भी आपका बिल्ड होगा। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को जब इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर चला जाएगा तो वहां पर भी उसकी ब्रांचेस ओपन होगी, तो वहां के जो लोग हैं उनको भी इससे रोजगार प्रदान होगा। तो होलसम आप देखोगे कि उस स्टेट का और भारत का नाम भी होगा और हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस भी करेंगे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ये आपका एक जिला एक उत्पाद लाया गया था प्रोग्राम, और साथ ही साथ ये किसका अंतर्गत आता है, तो वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अपनी एक जिला और एक उत्पाद संपर्क के पहल के तहत एक जिला एक उत्पाद संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसके अंतर्गत, इसलिए अभी ये चर्चा में है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, उद्देश्य क्या है, तो एक जिला एक उत्पाद संपर्क पहल के बारे में जागरूकता पैदा करना है। लोगों को जो जागरूकता नहीं है उनको अवगत कराना है। इससे स्थानीय कॉमर्स जो है उसको विकास को बढ़ावा देना है, कारीगरों और किसानों को इससे बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ केंद्र और स्थानीय विक्रेताओं के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, क्योंकि वही विक्रेता होंगे जो आपके प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाएंगे और लोगों को उससे अवगत कराएंगे। तो इसीलिए आपस में उनके सहयोग को बढ़ावा देना है, उनको इस बारे में जागरूक करना है, और साथ ही साथ इससे क्या होगा, वहां के क्षेत्र का रोजगार भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये तो थी आज के महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर हमने चर्चा करी। इसके साथ बात कर लेंगे हम अंतिम में प्रश्न के बारे में। कौन सा प्रश्न है, उत्तर अवश्य दीजिएगा कि भारत में रामसर स्थलों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर असम। कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।